हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चंस अब तक आए हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, इसके बारे में हमने एक लेक्चर ऑलरेडी बना दिया था, आपने सबने देखा होगा। लेकिन फिर भी आपको बता दें, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेज़र, जिसमें होलोग्राफी भी शामिल है। इम्पॉर्टेंट होने का कारण हम दो बताए थे, पहला तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं और दूसरा न्यूमेरिकल या अप्रोच के नहीं मिलते, सीधे सीधे आपको करने होते हैं। इसके अलावा आपको ग्रेटिंग पढ़ना है अच्छे से। इसके अलावा थिन फिल्म के कारण इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा आप माइकलसन में एक फॉर्मूला जो बताया था 2x/n डेल्टा लैम्बडा बराबर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हैं। और एक हाफ पीरियड जोन भी आप कर सकते हैं। बाकी का जो ऑब्स्टिकल है, बाकी का एक द्वारक है और एक अवरोधक है, कई सारे और हैं छोटे मोटे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, हम तो करवाएंगे, पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने आपको पहले वाले बता दिए। तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स की, बिल्कुल बेसिक से। कोई भी स्टूडेंट्स परेशान ना हो, जल्दबाजी ना करे, धीरे धीरे यहाँ बैठा रहे और सब कुछ समझने की कोशिश करे। हाँ जी, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? आप कहेंगे सर कोहेरेंट सोर्स का एक लाइन हमको याद है और वो लाइन बड़ा ही स्पष्ट है कि किसी भी सोर्स से या किसी भी 2 सोर्स से निकलने वाली जो वेव हैं उनके बीच में फेज टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। यदि फेज टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो वे कोहेरेंट सोर्स होंगे, कला संबद्ध स्रोत होंगे। ठीक है। अच्छा, इनको बनाने के कितने मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तरंगाग्र का विभाजन, दूसरा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम का विभाजन। डिवीजन ऑफ जो वेव फ्रंट है उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आते हैं बताइए? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, चाहो तो एक बार लिख देते हैं। हाँ जी, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में कौन सा एक्सपेरिमेंट आता है बताइए? एक तो आता है थिन फिल्म, एक आता है यंग वाई स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है फ्रेनल वाई प्रिज्म। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो वेव फ्रंट का डिवीजन करने पर मिलता है। दूसरा जो मेथड है वो है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थिन फिल्म, और एक आता है न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट, और एक और है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट हमारे पास हैं। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। और आपसे कोई पूछ ले कि थिन फिल्म हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, या थिन फिल्म में जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि एग्जाम पेपर में छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए सब चालू करते हैं, इसको हटा दें। ओके, हाँ जी, देखिए, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। हाँ जी, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है थिन फिल्म आप कहाँ देखने को मिलता है। आपको कोई बहुत पतली कांच की पट्टिका हो, कोई पानी की सतह पर ऑयल डाल दिया जाए तो आपको एक चमकीला लेयर मिलता है, वो भी थिन फिल्म होती है। साबुन का बुलबुला, वो भी थिन फिल्म है। इसमें क्या होता है, एक टी मोटाई की फिल्म होती है, और टी मोटाई की फिल्म पर जब प्रकाश आपतित होता है, यदि इस फिल्म का जो मीडियम है वो म्यू है, यहाँ कोई रे आती है, तो रे जो है वो 2 काम करती है। एक तो आपको पता है मीडियम चेंज करेगी तो थोड़ा सा झुकती है, जिसको हम
ट्रांसमिशन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और यहाँ से क्या होती है, एक परावर्तित हो जाती है। माना यहाँ जो आई वो A0 है, यहाँ चली गई वो A1 है, और फिर क्या होगा, वापस से बाहर निकल जाएगी। तो ऊपर से आई और यहाँ से बाहर निकल के चली गई, इसको कहेंगे ट्रांसमिटेड रे, पारगमित किरण, ठीक है। और इसको हम A2 करार देते हैं, नाम देते हैं। अब इसमें से क्या होगा, कुछ भाग परावर्तित होगा, वो उधर चला जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या देंगे, A3। और उसके बाद कुछ भाग क्या होगा, वापस परावर्तित होगा। आपको पता होगा एम्पलीट्यूड तो करता जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भाग जरूर मिलेगा, ठीक है। ये आ जाएगा रिफ्लेक्शन, और ये किसको शो करेगा, ट्रांसमिशन को। इस तरीके का एक डायग्राम बनता है। हाँ जी, एक बात आपको पता होना चाहिए। क्या बात पता होना चाहिए सर, इसका जो हमको दो किरण हमको मिल रही है, ये मिल रही है परावर्तित किरण। क्या मिल रही है, परावर्तित किरण। और ये मिल रही है ट्रांसमिटेड रे, ठीक है, अपवर्तित किरण, सॉरी पारगमित किरण। हम क्या देखेंगे कि पारगमित किरण जो मिल रही है ऊपर वाली, उनके बीच में इंटरफेरेंस से क्या रिजल्ट आता है। और जब हम इसको नीचे से देखेंगे तो जब ट्रांसमिटेड रे मिलेंगी तो क्या रिजल्ट आता है। तो हम देखते हैं पहला टॉपिक, परावर्तित किरणों के कारण व्यतिकरण। देखो जी, व्यतिकरण होगा तो पाथ डिफरेंस होगा, पथांतर होगा, वो कितना मिलता है, डेल बराबर 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2। अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लैम्बडा बाई 2 क्यों आता है। लैम्बडा बाई 2 आता है स्टोक के नियम के अनुसार, ठीक है, डिटेल में बता चुके हैं। बात करते हैं, यदि पहला संपोषी व्यतिकरण हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो क्या होगा, डेल बराबर हमारे अकॉर्डिंग लैम्बडा एन लैम्बडा होना चाहिए। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये इसको बराबर रखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2। और जब इसको इधर लेके आओगे तो उनको क्या कंडीशन मिल जाएगी, डेल बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर, हाँ जी बताइए, ऐसा लिख सकते हो ना। हाँ जी, देखो लैम्बडा बाई 2 कॉमन निकालो इसमें से। जैसे लैम्बडा बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो 2n+1 लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा। और इस कंडीशन को ध्यान रखना, ये किसकी कंडीशन है, परावर्तित किरण में संपोषी व्यतिकरण की। अब बात करते हैं यदि विनाशी व्यतिकरण हो तो, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हो तो क्या होगा, आपको पता है डेल बराबर 2n-1 लैम्बडा बाई 2 इस्तेमाल करते हैं। और चाहो तो आप इसको n लैम्बडा मल्टीप्लाई कीजिए, n लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2 बराबर n लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्बडा, ठीक है। ये आ गया किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन फॉर परावर्तित रे या किरण। अब बात करते हैं किसके लिए, पारगमित के लिए, पारगमित किरणों के लिए। हाँ जी, पारगमित किरणों के लिए क्या होता है, बस यही आता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लैम्बडा बाई 2 नहीं आएगा। आपको ये तो याद हो गया होगा अब तक। और यहाँ पर बात करें संपोषी व्यतिकरण की, संपोषी व्यतिकरण की बात करें तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्बडा, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n+1 लैम्बडा बाई 2 या -1 लैम्बडा बाई 2, बात एक ही है, ठीक है। ये आ गया आपका संपोषी व्यतिकरण, और नीचे वाला आ गया आपका विनाशी व्यतिकरण। किसके लिए है ये, किसके लिए है ये, पारगमित किरणों के लिए, ठीक है। चलिए अब इसकी स्पेशली 2 कंडीशन आप ध्यान रखें। पहला तो ये है कि अत्यंत पतली, मतलब बहुत ही पतली फिल्म, मतलब जिसकी मिनिमम मोटाई हो T मिनिमम,
लगभग जीरो के बराबर हो, बहुत पतली लेयर हो। तो जब पतली लेयर होगी तो बताइए डेल बराबर क्या मिलेगा, कहाँ है, परावर्तित किरणों के लिए। परावर्तित किरणों के लिए डेल बराबर ये है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जब टी बहुत छोटा हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो बस, परावर्तित किरणों के लिए। हाँ जी, अत्यंत मोटाई है तो डेल्टा, अत्यंत कम मोटाई है, छोटी है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2 है, ये लगभग जीरो के बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस लेमडा बाई 2। और किसको व्यक्त करेगा बताइए, विनाशी व्यक्तीकरण को। यहाँ पे कहाँ मिलेगा, काली फ्रिंज मिलेंगी या ब्लैक कलर का दिखाई देगा। इसके अलावा यदि हम बात करें पारगमित किरण की, तो पारगमित किरण में डेल बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि पारगमित किरण में क्या लिखते हैं हम लोग, 2 म्यू टी कॉस आर, टी बराबर जीरो तो डेल बराबर जीरो। ये कंडीशन संपोषी व्यतिकरण की है, ठीक है। इसके अलावा अधिक मोटाई की फिल्म हो तो, हाँ जी, अधिक मोटाई की फिल्म हो तो क्या होगा, टी बहुत ज़्यादा होगा तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू टी कॉस आर इज ग्रेटर देन लेमडा बाई 2, बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें परावर्तित किरण के लिए, तो परावर्तित किरण के लिए डेल बराबर क्या मिलेगा बताइए, 2 म्यू टी कॉस आर, लेमडा बाई 2 की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो ये मिल जाएगा। यदि हम बात करें पारगमित के लिए, तो पारगमित के लिए क्या मिलेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 म्यू टी कॉस आर रहेगा। देखो ध्यान से, इसमें दोनों रिजल्ट एक जैसे मिल रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ध्यान से समझ लो। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि यदि जो पतली पारदर्शी फिल्म है उसकी मोटाई बहुत कम है, बहुत न्यूनतम है, तो उस स्थिति में परावर्तित किरण या फिल्म को ऊपर से देखने पर, परावर्तित किरणों की तरफ से देखने पर कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। और उसको पारगमित साइड से या नीचे की तरफ से देखने पर क्या दिखाई देगी, चमकीली दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ ले कि यदि बहुत ज़्यादा मोटाई की आपकी फिल्म है तो ध्यान रखना आपका जवाब क्या होगा, ऊपर और नीचे समान दिखाई देगी। यदि चमकीली है तो चमकीली दिखाई देगी और काली है तो काली दिखाई देगी, मतलब समान तीव्रता का क्षेत्र बनेगा, ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे होगा, वहाँ अलग अलग होगा, ठीक है। बात आ गया समझ में, आप इसको लिखो, जो न्यूमेरिकल आपको करवा रखे हैं वो आप कर लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है न्यूटन स्विंग एक्सपेरिमेंट। चलिए साहब देखिए, न्यूटन स्विंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। ज़्यादा डायग्राम में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना सा डायग्राम बना रहे हैं कि एक हमको वायु की फिल्म मिलती है, क्या मिलती है, एक एयर फिल्म मिलती है, ठीक है। चलिए, हो सकता है पानी की भी हो, हम तो इसका म्यू मीडियम रखेंगे, क्या रखेंगे, म्यू। वैसे जनरली जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हवा की ही फिल्म मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक बात हमको बताइए, क्या वही इसके लिए देखो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे एक लेंस लगा होता है इस तरीके से, और ये लेंस का ही भाग है एक्चुअली, और इस तरीके से यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, तो आने वाले प्रकाश की किरण नीचे भी आती हैं, परावर्तित करके वापस भी जाती हैं। तो हम सबसे पहले वही देखते हैं, आपको डायग्राम हमने बनवा रखा है, परावर्तित प्रकाश के लिए क्या निकालेंगे, बिल्कुल सेम वही करेंगे जो थिन फिल्म में करना है, ठीक है। डायग्राम वही बनता है, कुछ परावर्तित किरण मिलेंगी, कुछ नीचे वाली पारगमित किरण मिलेंगी। तो पहले परावर्तित किरणों के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे जो डेल मिलता है वो 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस लेमडा बाई 2 मिलता है, किसके लिए, प्रकाश, परावर्तित प्रकाश के लिए। लेकिन ये जो है बहुत छोटा बताते हैं तो लगभग जीरो के बराबर होता है, केवल ये थीटा प्लस आर हम लिख देते हैं, ये लगभग बहुत छोटा होता है, तो आप इसको, ये कॉस हो जाएगा 1, तो 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, ये लो जी। ये याद रखना किसके लिए है, ये परावर्तित प्रकाश के लिए। और पारगमित के लिए क्या होगा बताओ, ये लेमडा बाई 2 हट जाएगा, ठीक है। वो आपको खुद करना है, हम नहीं करवाएंगे। पहला देखो, बात करें यदि कंस्ट्रक्टिव की, संपोषी व्यतिकरण की, तो संपोषी व्यतिकरण में हमको क्या मिलता है, 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। संपोषी व्यतिकरण में सबसे पहले ये बताओ डेल होता कितना है, n लैम्बडा होता है। तो हमको अब सीधा लिख सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, 2 म्यू टी
बराबर 2n+1 λ/2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, जैसे पहले आया था। और बात करें विनाशी की, तो विनाशी में क्या होता है, डेल बराबर 2n-7 λ/2 होता है। λ/2 से λ/2 कट जाएगा तो 2μt बराबर आ जाएगा n लैम्बडा के। ठीक है अरे ठीक है क्या, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, तो बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, तो एक होता है व्यास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आता है डायमीटर, फ्रिंज का डायमीटर। हाँ जी, एक बात और बता दें, समपोषी व्यतिकरण है, यहाँ चमकीली फ्रिंज बनेगी और यहाँ काली बनेगी, और चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज का डायमीटर निकालना पड़ता है हमको, तो डायमीटर हम निकालते हैं। एक बात और सुन लें, जो न्यूटन्स रिंग है उसमें फ्रिंज जो है हमको सकेंद्री रूप में मिलती है, ठीक है। और सेंटर वाली फ्रिंज जो है, अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि यदि परावर्तित प्रकाश मतलब ऊपर से देखोगे तो काली दिखाई देगी और पारगमित प्रकाश के लिए चमकीली होती है। उसके बाद क्या होता है, अल्टरनेट में चमकीली काली फ्रिंज आती है। ये ध्यान रखना कि जैसे हम एक फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो पूरी फ्रिंज की जो मोटाई है वो बराबर होती है, लेकिन अगली वाली फ्रिंज की मोटाई जो है वो चेंज होती रहती है, मतलब बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, एक फ्रिंज की सभी जगह से मोटाई बराबर होती है तो सम मोटाई की फ्रिंज बनती है, समान मोटाई की फ्रिंज बनती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई या मोटाई बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं व्यास की। तो व्यास जो है हम इस तरीके से निकालते हैं, एन बी फ्रिंज का व्यास निकाल रहे हैं, और ये आता है, कितना आता है, 8r/Tn। क्या आता है, ये 8r/Tn इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज द Tn, ये मोटाई है एन बी फ्रिंज की। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूले रहे। यहाँ से हम यदि मोटाई निकालने की कोशिश कर सकें तो कितनी आ जाएगी जैसे ये किसके लिए, चमकीली वलय के लिए है, तो पहला हम देखते हैं, या तो संपोषी लिख दो या चमकीली वलय लिख दो। किसके लिए बात कर रहे हैं ये भी देख लेना, अभी परावर्तित किरणों के लिए बात चल रही है। तो चमकीली जो वलय मिलेगी उसके लिए Tn बराबर कितना आएगा बताओ, यहाँ से नीचे आ जाएगा 2μ, तो 2n+1 λ/2 और नीचे आ रहा है 2μ, यही आ रहा है, चेक कर लो आप। ठीक है, और यदि हम व्यास देखें तो चमकीली के लिए 8r और Tn का मतलब क्या है, 2n+1 λ/2 और λ/2 नीचे लिख लो 4μ, ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो 2r 2n+1 λμ। यदि हवा है तो आप 2r 2n+1 λ लिखेंगे, और यदि हवा नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये निकल के आता है, ये अच्छे से याद रखना। काली वलय का आप निकाल के बताओ भाई काली वलय का कैसे निकालेंगे, n λ/2μ आएगा। 4 काली मतलब डार्क, तो काली के लिए कैसे निकालेंगे, 8r/Tn, और यहाँ पे हम देखें तो 8r/Tn का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, n λ/2μ। इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है, उससे क्या होता है कि चीज़ें याद रहती हैं। अब हम सीधा सीधा ये पूछ लो हमसे कि भैया सीधा सीधा सर आपको भी याद नहीं है क्या, तो याद किसी को भी नहीं हो सकते सीधे, तो आर लिख दिया ना, हाँ ठीक है, सीधा सीधा याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ आप लोग कर सकते हो क्योंकि अब तो नज़दीक आ गया टाइम, बाकी का थोड़ा सा होना चाहिए दिमाग में फॉर्मूला। ठीक है, ये काली वलय का आ गया, याद होना चाहिए। हाँ एक बात और, जितने भी आप क्वेश्चंस करो एग्जाम पेपर में, वो काली वलय से करना लगभग बराबर आते हैं। जैसे वो मेंशन ना करें कि चमकीली वलय का व्यास चाहिए काली वलय का, तो काली वलय से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा ईजी है, 4r/n λ। ठीक है n क्या है, वही फ्रिंजों की संख्या है, जो भी नंबर की फ्रिंज वो देगा उसका आप निकाल सकते हो। कभी कभार अब जैसे हम आपसे पूछ लें, क्या पूछ लें आप हमसे कि यदि पारगमित के लिए बात करें तो पारगमित के लिए क्या होगा, देखो हम नहीं करेंगे, खुद बताओ, 2μt होगा, ये तो आपको पता है, λ/2 नहीं आएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, पहला संपोषी के लिए निकालोगे, तो संपोषी के लिए कितना आ जाएगा, याद है किसी को, संपोषी के लिए कितना आएगा, 2μt बराबर n λ, और काली के लिए कितना आ जाएगा, 2μt बराबर 2n-1 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे दोनों में से, फिर यहाँ लिख दोगे, तो आपके लिए किसका व्यास आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा आएगा। ये जो व्यास आया है ये अब चमकीली के लिए आएगा,
पारगमित में, और ये जो मिला है ये किसके लिए मिलेगा, काली के लिए, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलते हैं। देखो एक बात हमको बताओ, क्या ये हम बात करें यदि केंद्र की, किसकी बात करें, केंद्र की, और केंद्र की बात पहले करते हैं परावर्तित किरणों के लिए। तो परावर्तित किरणों में केंद्र पे क्या होगा भाई, हमने डायग्राम बनाया था ना अभी, तो ये कहाँ, ये केंद्र ही तो है। केंद्र पे क्या होता है, फिल्म की मोटाई कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मोटाई 0 हो जाएगी तो डेल बराबर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से परावर्तित के लिए λ/2 आ जाएगा। तो ये किसको बताएगा, काले को। तो ध्यान रखना परावर्तित किरणों के लिए जो केंद्र होगा वो काला होगा। लेकिन हम बात करें पारगमित के लिए, पारगमित के लिए बताओ कितना आता है, 2μt आता है। t बराबर 0 होगा तो डेल बराबर 2μt बराबर 0 हो जाएगा, और 0 पथांतर है तो कैसा मिलेगा, चमकीला। तो परावर्तित किरणों के लिए तो काला केंद्र दिखाई देता है, मतलब फ्रिंज जो होंगी वो सेंटर में काला होगा, फिर सफ़ेद, फिर काला, इस तरीके से होगा। और जो पारगमित प्रकाश है उसके लिए सेंटर कैसा होगा, चमकीला होगा। इस तरीके का अंतर आएगा दोनों में। ठीक है, चलिए कुछ और 2-3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो इन्हीं से ड्राइव किए जा सकते। जैसे आप लैम्बडा कैलकुलेट कर लो, तो लैम्बडा कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, 4rp dn + p का होल स्क्वायर, आपको याद हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है। कोई आपसे म्यू पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, dn + p माइनस dn + p तो ये डैश कर देना। डैश का मतलब क्या है, माध्यम में, और ये किस में है, हवा में। ठीक है, आप प्रूफ भी कर सकते हो, सॉरी हम भी जल्दबाजी में कर देते हैं, स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आपका न्यूटन रिंग। आप सबसे ज़्यादा जो आने के चांसेस होते हैं इसमें, ये प्रोपोर्शनलिटी म्यू वाला रहता है। आपको देगा कोई भी व्यास और पूछेगा कि इस माध्यम में रख दिया जाए, तो आपको क्या करना है, हम देखो फिर गलती कर दी, ये आता है रूट म्यू, डायरेक्ट म्यू नहीं आता, यहाँ पे रूट म्यू आता है। रूट की गलती मत कर देना, ठीक है। और व्यास के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए सर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। चलिए साहब, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या कहता है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, किस पे बेस्ड है ये, क्या होगा यहाँ पे, आयाम का विभाजन होगा या तरंगाग्र का। तो आपका जवाब होगा एम्पलीट्यूड डिवीजन या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर पहले वाला में नहीं लिखवाया। देखो सर, हमको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि इसमें से ही आ सकता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाँ, न्यूटन से में से क्वेश्चन आया तो व्यास से या अपवर्तनांक से आएगा, और मतलब आएगा तो और कहीं से भी आ सकता है, पर ऐसा लगता है। और थिन फिल्म से क्वेश्चन आता है तो शायद न्यूनतम मोटाई अधिकतम मोटाई ये आ सकता है। और हो सकता है वो आपसे रिलेशन भी पूछ ले कि परावर्तित किरणों के लिए चमकीली फ्रिंज का क्या रिलेशन है, परावर्तित किरणों के लिए काली फ्रिंज का क्या रिलेशन है, तो आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 2μt cos r λ/2 है या 2n-1 λ/2 है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें क्या होता है, केवल हम परावर्तित किरणों के लिए काम करते हैं, बनती भी केवल परावर्तित किरण ही है, किरण ही होती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो फ्रिंज बनती है वो हेडिंजर की फ्रिंज कहलाती है। किसकी, हेडिंजर की फ्रिंज है। चलिए साहब, और डिटेल हमने लिखवा दिया है, वो एक बार पढ़ लेना आप। देखो वही, अब जब एक ही है तो परावर्तित के लिए ही बात करेंगे, परावर्तित किरणों के लिए। यहाँ एक दर्पण होता है मूवेबल, आपको याद होगा डायग्राम, और जो मूवेबल दर्पण होता है यहाँ पे वो मूव करता है, आपको याद है, इस तरीके से। ठीक है, और तो बात करेंगे परावर्तित किरणों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पथांतर आता है वो आता है 2μ, सॉरी हवा की फिल्म है तो म्यू तो आएगा ही नहीं, 2t cos थीटा, ये आता है पथांतर। लेकिन परावर्तित के लिए बात करेंगे तो λ/2। चलो साहब चालू करें। पहला, वही संपोषी व्यतिकरण हो, और यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो संपीसी नहीं संपोषी,
समपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, हम पढ़ते आए हैं बचपन से एन लैम्बडा होता है। तो सर बचपन से आप पढ़ते आए हैं तो ये भी हम पढ़ते आए हैं कि इसका ऐसा हो जाता है, ठीक है, याद होना चाहिए। यहाँ पे कैसी वलय बनेगी, चमकीली हेडिंग या फ्रिंज बनेगी। दूसरा यहाँ क्या लिखेंगे, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। तो डेल्टा बराबर बोलो जी 2n-1 λ/2 होता है, और जब सॉल्व करोगे तो 2t, अब तो याद हो गया होगा, cos t n लैम्बडा, ये काली फ्रिंज के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब हमने कहा था माइकलसन में केवल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, और 2 फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। एक होता है लैम्बडा निकालने के लिए, तो लैम्बडा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2x/n। एक होता है लैम्बडा का अंतर निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला होता है λ²/2x। ये 2 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। आप कहेंगे सर व्हाट इज़ द n, व्हाट इज़ द x। तो x है दर्पण का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर, ठीक है, दर्पण का विस्थापन, उसको डबल करना पड़ता है। वो आपको हमेशा सिंगल देता है, x की वैल्यू देता है, आपको डबल करके 2x लिखना पड़ता है यहाँ पे। और n क्या है, केंद्र से निकलने वाली फ्रिंजों की संख्या, नंबर ऑफ फ्रिंज, ठीक है, पासिंग फ्रॉम सेंटर, ठीक, केंद्र से निकलने वाली फ्रिंजों की संख्या। हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का अंतर पूछा जाता है। व्हाट इज़ द लैम्बडा, लैम्बडा होता है मीन वेवलेंथ, मतलब माध्य तरंग, दोनों का माध्य निकालने के बाद जो तरंगदैर्घ्य मिलती है वो होता है आपका लैम्बडा का वैल्यू, x वही क्या है, मिरर का विस्थापन, बस हो गया काम। कुल मिला के होता क्या है कि मान λ/1 तरंगदैर्घ्य का कोई भी प्रकाश लेके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और सेंटर पे कोई भी फ्रिंज आपको मिल रही है, फिर आपने क्या किया कि λ2 को लेके एक्सपेरिमेंट किया, तो फ्रिंजें डिस्प्लेस हो गई। अब उन फ्रिंजों को उसी जगह लाने के लिए हमको दर्पण को शिफ्ट करना पड़ता है, हम डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आप वैसे डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल इतनी सी बात ध्यान रखो, यदि इन दोनों की न्यूमेरिकल कभी भी एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको x का वैल्यू गिवन होगा, n का वैल्यू गिवन होगा, और x का मतलब एक ही है कि दर्पण का विस्थापन, इसके अलावा और कोई मतलब निकल के ही नहीं आएगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल ना हो, इसके अलावा हमने जो करवाया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, हमने रेडियस वगैरह निकलवाया है, लेकिन ये ठीक है, इतना तो आपको याद रखना ही है। एक होता है संबद्धता जो है, कोहेरेंस नेचर जो है वो 2 तरीके का होता है, एक स्थानिक और एक कालिक। तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम बात करेंगे कि डेल्टा टी जो है वो कहलाता है कोहेरेंट टाइम या संबद्धता काल, ठीक है। और हम यदि L निकालना चाहें संबद्धता लंबाई, तो L बराबर क्या होता है, C डेल्टा टी। कहाँ से आया, दूरी बराबर चाल गुणा समय से। हम जानते हैं डेल्टा टी बराबर 1/डेल्टा न्यू, मतलब टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, आवृत्ति के। तो यहाँ संबद्धता लंबाई को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। न्यू क्या है भाई, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है साहब, ओके सर। एक होता है प्योरिटी फैक्टर, परिशुद्धता गुणांक, प्योरिटी फैक्टर परिशुद्धता गुणांक, ठीक है, उसको Q से लिखते हैं, वो λ/डेल्टा लैम्बडा आता है या डी लैम्बडा आता है, ओके। यदि यहाँ से अपन एक काम करें, न्यू बराबर जानते हैं C/λ होता है, डी न्यू निकाल लें तो -C/λ² डी लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। और डी न्यू बराबर -C/λ तो लिख लें, लेकिन लैम्बडा और डी लैम्बडा लिख दें तो ये Q को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो डी न्यू है वो आ जाएगा -C/λ/Q। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, L लिख सकते हैं। C बराबर कैसे लिखोगे बताओ, इस वैल्यू को वहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है सर, कर देंगे। तो चलो यहाँ लिख देते हैं, इसके पास में आप कहाँ है वैल्यू, ये रखो, तो C तो ठीक है, नीचे वैल्यू रखोगे तो नीचे, और नीचे क्या आएगा, डी लैम्बडा, यहाँ क्या आ जाएगा, λ², ये कट गया, λ/डी लैम्बडा किसके बराबर है, ये L के बराबर है, यहाँ से चल रहा है, देख लेना। हाँ जी, लैम्बडा तो ठीक है, ये लैम्बडा क्यों, ये लो याद रख लो। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आ सकता है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं, ठीक है। बस छोटी सी बात है, ध्यान रखो। चलिए साहब, इसको हटा देते हैं, फिर आपको अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके चलते हैं, डिफ्रैक्शन। हाँ जी,
चलिए अब हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। क्या होता है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन का मतलब है यदि कोई भी प्रकाश आता है और किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराता है, अवरोधक से टकराता है, तो किनारों से मुड़ जाएगा। ये घटना क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन। लेकिन यदि ये घटना हो रही है कहीं भी, हमारे पास कोई भी स्लिट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी अवरोधक है, तो इससे यदि फाइनाइट डिस्टेंस है किसकी? सोर्स की, और फाइनाइट डिस्टेंस है किसकी? पर्दे की। यदि इस द्वारक से फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है और फाइनाइट डिस्टेंस पे पर्दा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? फ्रेस्नल। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना बस। यदि ये इनफाइनाइट है तो फिर अलग बात है, फिर हम बाद में बात करेंगे, फ्रॉनोफर होगा। लेकिन अभी हमारे पास चर्चा किसकी होगी? फ्रेस्नल की। तो चलिए साहब, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। हाँ जी, देखिए फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हाफ पीरियड जोन। और ये जो है आपको हमने डिटेल में समझाया था कि यदि किसी समतल तरंगाग्र को इस तरीके से डिवाइड कर दें, डायग्राम थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है तो इसकी, अब भी थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है, ये लो जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कई सारे हमको क्या मिलते हैं, ये लो जी, कई सारे हमको क्या मिलते हैं? तरंगाग्र मिलते हैं, कटिबंध मिलते हैं। ठीक है, इनको कटिबंध कहते हैं। पूरे हमने समतल तरंगाग्र को इन छोटे छोटे कटिबंधों में बांट लिया। तो पहला कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होगा? जैसे इसकी जो दूरी है बिंदु P से वो B है, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? अब भाई साहब थोड़ा सा, ये लो जी, ठीक है, ये हो जाएगी कितनी? B प्लस λ/2। बोलो जी अगली वाली दूरी। सर ये होना चाहिए B प्लस 2 λ/2। अगली वाली बोलो B प्लस, हाँ जी, λ/2 n-1। ये बोलो B प्लस n λ/2। इस तरीके से दूरियां हो जाएंगी। हमको क्या करना है? P बिंदु चमकीला होगा कि काला होगा? काला होगा, ये पता लगाना है। आ जाओ, सबसे पहले कटिबंध की त्रिज्या याद होनी चाहिए, √NV λ। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत करो, बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए किसी के सर पे भी। ठीक है, तो R बराबर √N। ठीक है साहब, बस इतना से क्वेश्चन आएगा, कलाकारी करने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा। कहाँ से आया, क्यों आया, वो मत जानो अभी। तो ये R मान लो, इसको क्या मानोगे? ये वाला B प्लस n λ, और ये B है ही, तो लगा दो कर्ण का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते हैं दूसरा, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, हाँ भाई, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ वाले क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वाले ध्यान से सुने, इसको फिक्स होता है, नॉट चेंज, नियत होता है, याद रख लो, रट लो। पूछ लेगा वो पहले और 8वें कटिबंध का क्षेत्रफल 1:1 में होगा, मतलब रेशो बराबर होगा। तो सर लिख दो अब क्षेत्रफल आप, A बराबर πV λ। क्या होगा? πV λ। बात करते हैं तीसरा। हाँ जी बताइए सर, यदि इसकी औसत दूरी निकाली जाए, औसत दूरी का मतलब देखो, आप एक कटिबंध का स्ट्रक्चर देखो, ये है आपका n-1 कटिबंध का पोर्शन, और nवां कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये nवें कटिबंध को शो करता है। nवें कटिबंध का मतलब ये नहीं है कि एक लाइन है, nवें कटिबंध का मतलब एक क्षेत्रफल से है। तो इसकी औसत दूरी कहाँ होगी? बीच में होगी, यहाँ से। ये इसकी औसत दूरी है। हम रिपीट कर दें, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी होगा। माना कि ये n-1वां कटिबंध है, और ये कौन सा है? ये है nवां कटिबंध। कैसे पता चला nवां कटिबंध है? यहाँ तक तो किसकी बाउंड्री है? n-1 की, यहाँ n की। तो ये जो कटिबंध है ये क्या कहलाएगा? ये वाला क्षेत्रफल किसका? ये क्षेत्रफल nवें कटिबंध का क्षेत्रफल है। तो औसत दूरी निकालना चाहते हैं तो किसकी औसत दूरी? अब आपसे हम पूछें nवां कटिबंध कहाँ है? ये जो डार्क किया है ना, ये nवां कटिबंध है। तो या तो ये बोलो
या ये बोलो, मतलब एनवे कटिबंध को हम क्या नाम दें? ये पूरा एनवे कटिबंध है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस एनवे कटिबंध की है या ये है? तो उन्होंने क्या तरीका निकाला भैया, बीच वाली मान लो, ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ना, ये इसको मान लेते हैं एक्स है, औसत दूरी किसकी? एनवे कटिबंध की। क्या है ये? औसत दूरी। औसत दूरी कैसे निकालेंगे? माना ये Pn-1 है, माना ये Pn है, ठीक है, और कुछ भी मान लो, तो बस कुछ नहीं है, औसत दूरी निकालनी है तो इसको O मान लो, Pn-O ये दूरी हो जाएगी, प्लस Pn-O अपॉन 2। हाँ जी, ये कितनी बताई थी हमने पहले आपको? ये बताई थी, याद है किसी को? b प्लस एन लेमड़ा बाई 2। और ये वाली कितनी बताई थी? ये बताई थी n-1 लेमड़ा बाई 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो xn बराबर b प्लस 2n-1 लेमड़ा बाई 4 मिल जाएगा। चेक कर लेना एक बार, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, शायद यही मिलना चाहिए, शायद यही मिलना चाहिए, बाकी का चेक कर लेना एक बार। ओके, पक्की बात, यही मिलना चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा सोचो, क्या सोचे सर? ये सोचो कि यदि पहले कटिबंध से प्रकाश आता है तो आपका P बिंदु चमकीला होगा कि काला होगा? आप कहेंगे चमकीला होगा। क्यों? क्योंकि एक कटिबंध आ रहा है। अच्छा, दूसरा दो कटिबंध आ जाए तो दो कटिबंध आ जाएंगे, दोनों के बीच में पथांतर कितना है? लेमड़ा बाई 2 का, तो उस पॉइंट को कैसा कर देगा? काला कर देगा। तो क्या पता चलेगा? यदि सम संख्या में, इवन नंबर में, सम संख्या में कटिबंध आएंगे, कटिबंध आपतित होंगे, तो सम संख्या में कटिबंध आपतित होंगे तो P बिंदु P समकीला, चमकीला होगा, और यदि विषम संख्या में आएंगे तो, ओड नंबर में आएंगे तो क्या होगा? काला होगा। ठीक है जी, विषम संख्या में आएंगे तो क्या होगा? काला होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमको एक बात और बतानी है। कौन सी बतानी है सर? हमको ये बतानी है परिणामी आयाम। क्या होता है भाई साहब आयाम? ये जो परिणामी आयाम है इसको कभी कभार an से लिख देते हैं। प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, औसत दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी का आप चाहो तो 1 प्लस कॉस थीटा n भी लिख सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। परिणामी आयाम जो हैं कई बार हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। हाँ जी, E01 पहले कटिबंध का आयाम, माइनस E02 दूसरे कटिबंध का आयाम, प्लस E03 तीसरे कटिबंध का आयाम, माइनस E04 चौथे कटिबंध का आयाम, ऐसे ही आगे चलता जाएगा E0n। आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों लगाया है? आपको अभी अभी बताया हमने कि पहला जो कटिबंध है और दूसरा जो कटिबंध है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लेमड़ा बाई 2 का। वापस समझ लें, ये औसत दूरी ऐसे ही नहीं निकाली, अच्छा लग रहा है हमको निकाल दिए, इसलिए निकाला है क्योंकि ये औसत दूरी हमको अंतर बताती है। यदि आप हमसे अंतर पूछोगे, देखो ये कितनी दूरी है? b प्लस लेमड़ा बाई 2, ओके, और ये दूरी कितनी है? ये वाली b प्लस 2 लेमड़ा बाई 2। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? लेमड़ा बाई 2 का। फिर अगले वाले में डिस्टेंस कितना होगा? लेमड़ा बाई 2 का। तो दो क्रमागत जो कटिबंध हैं, एक के बाद एक आने वाला जो कटिबंध है, उनके बीच में पथांतर कितना है? लेमड़ा बाई 2 का। इस वजह से पहला कटिबंध आ रहा है, दूसरा लेमड़ा बाई 2 के पथांतर के साथ आएगा, और जब लेमड़ा बाई 2 का पथांतर होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई का। तो माइनस जो है वो लेमड़ा बाई 2 का पथांतर शो कर रहा है, ठीक है। जब इसको हम नेट करके लिखते हैं, टोटल इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो ये क्या होता है? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको कैसे बताएं, टाइम थोड़ा सा कम है। तो ये जो E02 है ना, बेसिकली ये E02 E03 इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बताया था। तो बाकी के सारे पोर्शन कट जाते हैं, दो पोर्शन बनते हैं। एक तो E01/2 बचता है, वैसे रिजल्टेंट तो पहले कटिबंध का
आधा रहता है, और आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, कई सारे बच्चों को इस तरीके से याद होता है, R1 - R2 + R3 - R4, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहो तो फिर इसमें एक वो और जोड़ सकते हो, 0/1/2 प्लस -1 की पावर E0n, ठीक है, ये जोड़ सकते हो, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। E0/2 आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा, और बाकी का ठीक है।